But I'll now introduce our friend Ajay Kumar from India, who is an advocate and an activist based in Chandigarh. He has handled cases involving anti-terror laws, along with other criminal and civil law matters. Since 2007, he has worked as All India co-convener of the Vistapan Virodhi Jan Vikas Andolan, the anti-displacement people's development movement, which deals with cases of state repression and extrajudicial killings in Jharkhand. He has also been active in various fact-finding teams highlighting issues of state violence, repression, and attack on human rights defenders. Please join me with welcoming Ajay. Hul Johar, that is revolutionary greeting to all of you. Sorry. सबसे पहले मैं जनता के हरमन प्यारे फादर स्टैन स्वामी सहित उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने जनता के डेमोक्रेटिक अधिकारों की रक्षा करते हुए और बराबरी और न्याय आधारित समाज का सपना साकार करने के क्रम में अपनी जान कुर्बान कर दी। फादर स्टैन स्वामी को 82 साल की उम्र में कुख्यात भीमा कोरेगांव केस में 16 प्रख्यात बुद्धिजीवियों के साथ दमनकारी कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2008 की संगीन धाराओं के तहत जेल में डाल दिया था, क्योंकि वे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते थे कि भारत के संविधान में लिखे बराबरी, धर्मनिरपेक्षता, फेडरलिज्म, फ्रीडम, समाजवाद, संप्रभुत्व, आत्मनिर्भर देश बनाने और आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ी जातियों, महिला आदि को सामाजिक तबकों को पर्याप्त सुरक्षा कवच देने के बड़े बड़े दावों का क्या हुआ। वे उन जन आंदोलनों का हिस्सा रहे जिन्होंने इन दावों की हकीकत की जांच की और औपनिवेशिक कॉलोनियल मॉडर्निटी में छिपी इसकी असली जड़ों को आई एम स्पीकिंग माय लैंग्वेज को उजागर किया। कॉलोनियल मॉडर्निटी भारत में गोरे लोगों के सिविलाइजेशन मिशन का नतीजा है। दैट इज वाइट मैन्स बर्डन ऑफ सिविलाइजेशन मिशन के नाम पर अंग्रेजों ने प्रशासन, कानूनी न्यायिक प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक जीवन, धार्मिक दार्शनिक विचारों और स्त्री पुरुष संबंधों को बदल दिया, जो उनके औपनिवेशिक शासन, शोषण, नियंत्रण, कॉलोनियल रूल, एक्सप्लॉयटेशन और कंट्रोल को मजबूत करती थी। औपनिवेशिक ढांचे ने ही औद्योगिकरण की दिशा तय की और भारत में एक कंप्राडोर कैपिटलिस्ट का एक क्लास पैदा कर दी। उन्होंने फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने की बजाय उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल लिया। भारत में तथाकथित आधुनिकता उस शिक्षा प्रणाली से उपजी है जिसमें इंग्लिश शामिल करते हुए ब्रिटिश लॉर्ड मकाले ने 1835 में कहा था, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in morals and in intellect। औपनिवेशिक आधुनिकता के खिलाफ लोगों के संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बने। जनता ने कई बार ब्रिटिश संस्थाओं को खदेड़कर अपनी प्रशासनिक, शैक्षणिक, सैन्य संस्थाएं भी खड़ी की। 1857 के गदर के दौरान स्थानीय काउंसिल बनाकर राज करने की व्यवस्था कायम की और उसके नियम कानून भी बनाए। पश्चिम बंगाल के तमलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जनता की सरकारें स्थापित की गई। वहीं सोलापुर में मजदूरों ने अंग्रेजों को खदेड़कर कई कम्यून कायम किया था। आदिवासी बहुल इलाकों में महान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी राज का खात्मा कर परंपरागत मुंडा राज कायम करने और गुंडाधर से ने बस्तर में भूमकाल विद्रोह के दौरान माड़िया राज कायम करने का आह्वान किया था। उलगुलान, सिंथाल दिसुम, अबुआ राइज यानी अपने गांव में अपना राज जैसे नारे आज भी भारत में आदिवासी जनता के प्रेरणा स्रोत हैं।
गदर पार्टी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन समाजवादी आर्मी ने भी साम्राज्यवादी लूट खत्म कर इंसाफ पसंद राज कायम करने का सपना देखा था। 1946 में फूटे तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह ने 3000 से ज़्यादा गांवों को मुक्त घोषित कर दिया और ग्राम राज्य कमेटी के नाम से जनता की संस्थाएं खड़ी कर दी। इन संस्थाओं ने गांव की जनता की ज़रूरत के मुताबिक विकास के काम किए। लाखों एकड़ ज़मीन जमींदारों से छीनकर ज़मीन जोतने वाले की बुनियादी नारों पर बुनियादी जनता में बांट दी। न्याय प्रणाली कायम की। इन संस्थाओं के बचाव के लिए ग्राम स्तर पर रक्षा दल भी बनाए। लेकिन 1946-47 में नवनिर्मित भारत सरकार ने अंग्रेज़ों की तर्ज पर ही फौज का इस्तेमाल किया और बेतहाशा जुल्म ढाते हुए जन आंदोलन को तत्कालिक तौर पे दबा दिया। ट्रांसफर पावर, सोशलिज्म के नाम पर छल और स्प्रिंग थंडर। 1947 के बाद अंग्रेज़ों ने भारत के बड़े पूंजीपतियों और सामंती वर्गों को सत्ता सौंप दी, जो साम्राज्यवाद के दलाल थे और मकाले की औपनिवेशिक आधुनिकता की पैदाइश थे। भारत में न्यू कॉलोनियल रूल, एक्सप्लॉयटेशन एंड कंट्रोल कायम हो गया। समाजवाद बनाने के नाम पर भारी उद्योगों, कारखानों और बांध बनाए जाने लगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इन्हें टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया। उसका कहना था कि मॉडर्न इकोनॉमी इज सिंबलाइज्ड बाय द जेट प्लेन एंड एटॉमिक एनर्जी। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था साम्राज्यवादी मुल्कों से आयातित आधुनिक तकनीक और पूंजी पर खड़ी की गई। विकास का यह मॉडल भारत के बड़े पूंजीपतियों द्वारा बनाए गए बॉम्बे प्लान के मुताबिक था, जिसे ब्रिटिश राज ने भी सहमति दी थी। 1944 में सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास की अगुवाई में बना था। इसी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के बारे में शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 1931 में कहा था, हमारा लक्ष्य शासन सत्ता को उन हाथों में सौंपना है जिनका लक्ष्य समाजवाद हो। इसके लिए मजदूरों और किसानों को संगठित करना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लॉर्ड रीडिंग या इरविन की जगह तेज बहादुर या पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास आ जाए। शहीद भगत सिंह के और उनके साथियों की कथनी सच साबित हुई। आधुनिक भारत के इन मंदिरों ने मेहनतकश जनता को अपने से उसी तरह दूर रखा जैसे भारत की ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था दलितों को मंदिरों में प्रवेश की मनाही करती है। आधुनिक जनता के मंदिर जहाँ भी बने, वहीं से मेहनतकश जनता को उजाड़ दिया गया और इस विकास में वही लोग शामिल हो सकते थे जो मकाले की कॉलोनियल मॉडर्निटी के नुमाइंदे थे। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उजाड़ा गया, जिसमें 40% आदिवासी जनता थी, जबकि भारत के कुल आबादी में आदिवासी मात्र 8% हैं। बड़ी परियोजनाओं की सबसे तीखी मार भारत की सबसे गरीब आबादी पर पड़ी। इस विस्थापन में उनकी रोजी रोटी, ज़मीन, गुजर बसर के साधन ही नहीं गए, जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियाँ, पानी से भी वे महरूम हो गए। परंपरागत ज्ञान, तकनीक, संस्कृति, भाषा, नाच गान, सामुदायिक मेलजोल, परंपरागत संस्थाओं पर भी इसने कुठाराघात किया और अपनी जड़ों से काट दिया। औरतें तो दूसरी बार उजड़ गई। शुरुआती विकास परियोजनाओं के नाम पर उजाड़े गए लोगों को आज तक भी पुनर्वासित नहीं किया गया। आधुनिक भारत के इस सपने में स्थानीय जनता को न नौकरी मिली, न सुख सुविधाएं मिले, तो सिर्फ सड़क पे धक्के। चंदे को छोड़कर ज़्यादातर रेडी खोमचे लगाकर, दूध बेचकर, छोटी मोटी दुकान करके, ऑटो चलाकर, चाय के खोखे लगाकर गुजारा कर रहे हैं। आधुनिक भारत बनाने के इसी बैकग्राउंड में 1967 में ऐतिहासिक नक्सलवादी आंदोलन उठा, जिसे स्प्रिंग थंडर भी कहा गया। इस आंदोलन ने क्रांतिकारी काउंसिल के नाम से जनता के शासन तंत्र की कल्पना की और श्रीकाकुलम, मुर्शिदाबाद, गोपीवल्लभपुर, लखीमपुर खीरी और सबसे विकसित कहे जाने वाले राज्य पंजाब में इसे साकार रूप भी दिया। लेकिन 1971 में भारतीय शासक वर्ग ने ऑपरेशन स्टीपल चेज के नाम से मिलिट्री स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद नक्सलवादी आंदोलन का मुकाबला कर क्रांति की ज्वाला को कुचलना था। टीना को भारत की जनता का जवाब। मॉडर्न इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए
80 के दशक में भारत तीसरी दुनिया के दूसरे देशों की तरह साम्राज्यवाद की डेट कॉलोनी बन गया। काफ़ी शर्त मनवाने के बाद IMF बेल आउट पैकेज देने के लिए मान गया। भारत ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अपनाया और कहा इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार विदेशी देशी कारपोरेट घरानों और कंपनियों के साथ धड़ाधड़ MOU साइन करने लगी। जनता के जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संपदा को ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले करना शुरू कर दिया। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, वाम, नित, पश्चिम बंगाल आदि राज्य सरकारों ने सैकड़ों MOU साइन किए। जमीन की यह लूट इतनी बड़ी थी कि इसे कोलंबस के बाद का बिगेस्ट लैंड ग्रैब कहा गया। साम्राज्यवादी देशी कारपोरेट घरानों, जमींदारों, ठेकेदारों, संसदीय राजनीतिज्ञों और पुलिस की मिलीभगत से हो रही इस लूट के खिलाफ जनता ने आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। उन्होंने नारा दिया, जान देंगे, जमीन नहीं, विस्थापन नहीं, पुनर्वास नहीं, वंचना नहीं, विकास नहीं, हमें चाहिए न्याय और बराबरी आधारित जन विकास। ये नारे कलिंगनगर, नंदीग्राम, नियामगिरी, संथाल परगना, चांडिल, खूंटी, जगत सिंहपुर, कौलाहांडी, बौद्धघाट, कोरची, रायगढ़, लोहांडीगुड़ा, सोमपेटा, दादरी, झज्जर, विशाखापट्टनम, पेदापल्ली, कोयल कैमूर, तुत्तीकोरिन जैसी सैकड़ों जगह गूंजने लगे। इसे हंड्रेड्स ऑफ म्यूटनीज का नाम दिया गया। जनता ने सैकड़ों जगह पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, बिग डैम, माइनिंग, एक्सप्रेस हाईवेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेंचुरी, फॉल्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कोस्टल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ पार्क्स आदि के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफत की और अनेकों प्रोजेक्ट बंद करा दिए। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक 2013 में करीब 341 प्रोजेक्ट बंद हुए। इन बड़े प्रोजेक्ट्स का विरोध करने के क्रम में ही ऐतिहासिक लालगढ़ आंदोलन पैदा हुआ। 2008 में पश्चिम बंगाल में तत्कालीन वाम सरकार द्वारा सालबोनी में जिंदल स्टील का प्लांट खोलने की मंजूरी देने की जनता ने खिलाफत की। इसे कुचलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां गिरफ्तारी, हत्याओं, टॉर्चर का दौर शुरू कर दिया। इलाके की जनता पुलिस संत्रास विरोधी जन कमेटी बनाकर सड़कों पर उतर आई। जनवरी 2009 में PCPA ने पुलिस संत्रास विरोधी जन कमेटी ने 3 सदस्यीय ढांचा बनाकर इलाके का शासन, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था और विकास कार्य संभालना शुरू कर दिया। लगभग 1000 विलेजेस में विलेज कमेटी बनाई गई। हर गांव कमेटी में 5 आदमी, 5 औरतें थे। 10 गांवों के 20 प्रतिनिधियों को लेकर एक इलाका कमेटी बनाई गई। इस इलाका कमेटी के प्रतिनिधियों को मिलाकर केंद्रीय कमेटी बनाई गई। गांव कमेटी का काम गांव में विकास कार्यक्रम लागू करना था और यह गांव के झगड़े भी निपटाती थी। यदि कोई मुद्दा हल नहीं होता था तो इलाका कमेटी को भेज दिया जाता था। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसका केंद्र रेडिकल लैंड रिफॉर्म था, जिसके मूल तत्व थे आत्मनिर्भरता, जनता में जायदाद और संसाधनों का बराबर बंटवारा, जमीन जोतने वाले की बुनियाद पर जमीन का बंटवारा, जन पहलकदमी और मर्जी से की गई मेहनत की बुनियाद पर देहाती इलाकों का चौतरफा विकास करना, साथ ही अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और राजनीति से विदेशी असर और कब्जे को उखाड़ फेंकना। इस कमेटी ने हेल्थ सेंटर खोले, एम्बुलेंस की व्यवस्था की। इन सेंटर में 70 से 100 मरीज हर रोज़ इलाज कराने आते थे। डॉक्टर और सहायक स्वेच्छा से इसमें सेवाएं दे रहे थे। इस कमेटी ने जंगल की ज़मीन पर जनता का, खासतौर पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम लिए। ज़मीनों की सिंचाई का प्रबंध किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज और खाद इस्तेमाल करने की सरकारी नीति का विरोध किया। जानवरों के गोबर और जंगल की राख को ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया गया। बेज़मीनों को कम से कम 1 बीघा और कम ज़मीन वालों को 15 कट्ठा ज़मीन देने का फैसला किया गया, जबकि 5 बीघे से ऊपर वाले को कोई ज़मीन नहीं बांटने का फैसला किया गया। इस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जनता ने 2 मौसम में फल और सब्जियां लगाने और उसके बाद चावल की खेती करने का फैसला लिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ सामाजिक जंगल के नाम पर
सफ़ेदे के पेड़ लगवा दिए थे, जिसने ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को कमज़ोर कर दिया था। इस तरह जनता के परंपरागत ज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल कर खेतीबाड़ी करने का फैसला किया गया। पुराने जमींदारों, सूदखोरों जो जनता की ज़मीन और संपदा पर नाजायज़ कब्जा करके और सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार करके मालामाल हुए थे, उनसे ज़मीनें छीन ली गई। कमेटी ने जंगल की ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले जापानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जायदाद छीनकर उसके असली हकदारों में बांट दी। सूखे की समस्या से निपटने के लिए छोटे चेक डैम बनाए गए, पुराने छोटे डैमों की मरम्मत की गई। इसमें मानसून के पानी को संरक्षित किया जाता था ताकि पानी की कमी होने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। पानी के कुएं खोदे गए, छोटी नहरें बनाई गई, जिसे जनता के स्वैच्छिक श्रम से बनाया गया और आवश्यक पैसा भी दिया था, क्योंकि इसका फ़ायदा उन्हें ही होना था। जनता ने स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करके अपने गांव देहात में रास्तों का निर्माण किया। इस कमेटी ने संथाल आदिवासियों को उनकी भाषा और लिपि में पढ़ाने की मांग की। उन्होंने खेती आधारित उद्योग और ऐसे उद्योगों की वकालत की जो जनता की ज़रूरतों को पूरा करे और देहाती तकनीक और हस्तकरघा उद्योग के विकास करें। विकास के ऐसे ही मॉडल दूसरे इलाकों की जनता भी अपना रही है। 2008 से 2011 तक चले इस आंदोलन ने भारत की जनता को एक नई राह दिखाई। इसे दूसरे नक्सलवाड़ी का नाम भी दिया गया। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाकर इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश की। 6 लाख से ज़्यादा पुलिस बलों, अर्धसैन्य बलों को पूर्वी और सेंट्रल इंडिया में तैनात किया गया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के देखरेख में चलाया गया, जिसके लिए हथियार और गाइडेंस देने में संयुक्त राज्य अमेरिका सीधा शामिल हुआ। BK 16 केस में आरोपी सुधा भारद्वाज को अमेरिकन कॉन्सुलेट ने इस बाबत कंसल्टेशन करने का न्योता दिया था, पर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। मौजूदा हुकूमत, साम्राज्यवादी ताकतें और जनता का जवाब। दुनिया भर की साम्राज्यवादी कंपनियां अपने संकट से निजात पाने के लिए बाजार और इन्वेस्टमेंट के लिए नई नई जगह ढूंढ रही हैं। दुनिया के इस हालात में मौजूदा शासन सत्ता में आया, जिसे कारपोरेट जगत ने गुजरात की न्यू लिबरल हिंदुत्व फैक्ट्री में टेस्ट किया हुआ था, जो उस धारा से नाता रखते थे जो भारत को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और हिटलर और मुसोलिनी की मुरीद है। सत्ता में आते ही उसने कारपोरेट निवेशकों को लुभाने के लिए मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया जैसे अनेक स्लोगन दिए और उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण करने के वास्ते 3 बार ऑर्डिनेंस जारी किया, लेकिन जन आंदोलन ने इसे कानून में तब्दील होने नहीं दिया। जमीन अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए लैंड बैंक बनाने की नीति लाई गई। लगभग 11 राज्यों ने संशोधन कर लैंड सीलिंग कानूनों को ढीला कर दिया। विलेज कॉमन लैंड और दूसरी सरकारी ज़मीन इस लैंड बैंक के तहत लानी शुरू कर दी। अकेले झारखंड में 21 लाख एकड़ विलेज कॉमन लैंड फॉरेस्ट लैंड सरकार ने लैंड बैंक में डाल दी। झारखंड में टेनेंसी एक्ट में बदलाव कर आदिवासी किसानों की ज़मीनें गैर आदिवासियों को देने का प्रोविज़न कर दिया। जंगल पर आश्रित लगभग 11 लाख जनता, खास तौर पर आदिवासियों को 11 लाख लोगों आदिवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित कर उजाड़ने का हुक्म जारी करवा दिया। एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर एनवायरमेंटल लॉ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ, जंगल अधिकार कानून में बदलाव कर कंपनियों को क्लियरेंस देना आसान बना दिया। यहाँ तक कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाने से भी छूट दे दी और खनन में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दे दी। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित कर कॉरपोरेट घरानों के साथ माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आदि के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए सैकड़ों MOU साइन किए गए। सरकारों द्वारा धड़ाधड़ MOU करने और लैंड बैंक बनाने की चारों तरफ खिलाफत होने लगी, लेकिन झारखंड खुट्टी के आदिवासी जनता ने इसका जवाब अलग अंदाज में दिया, जिसे पत्थलगड़ी आंदोलन कहा जाता है। आदिवासी जनता ने भारत के संविधान और पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पेशा कानून के
प्रावधानों को पत्थर पर टांग दिया और गांव के बाहर लगा दिया। गांव को स्वायत्त इलाका ऑटोनोमस एरिया घोषित कर दिया और उन तमाम संस्थाओं को ही नकार दिया जो साम्राज्यवादी विकास मॉडल को ज़मीन पर उतारने में लगी थी। विलेज असेंबली ग्राम सभा के नाम से आदेश जारी किया गया कि ग्राम सभा संसद व विधानसभा की अथॉरिटी नहीं मानते और ग्राम सभा सबसे ऊपर है। गांव में किसी भी बाहरी व्यक्तियों को व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधि चलाने की मनाही कर दी। गांव इलाके में पुलिस घुसने और सीआरपीएफ कैंप बैठाने का विरोध किया और ग्राम सभा क्षेत्र में पुलिस का आना वर्जित कर दिया। खबरों के मुताबिक उन्होंने खुद का डिफेंस बोर्ड भी घोषित किया जो परंपरागत हथियारों से लैस होकर सारे इलाके की चौकसी करता था। सामूहिक चेतना का परिचय देते हुए उन्होंने व्यक्ति की बजाय सभी आदिवासियों को देश का राजा घोषित कर दिया और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे सभी 12 तरह के पहचान पत्रों को खारिज कर दिया और अपना पहचान पत्र जारी किया। बैंक ऑफ ग्राम सभा बनाने की घोषणा कर दी जिसमें ग्राम प्रधान को, विलेज प्रेसिडेंट को बैंक का मैनेजर बनाया गया। औपनिवेशिक तर्ज पर बनी शिक्षा पद्धति को नकार दिया और आदिवासी बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना बंद कर दिया। अखड़ा स्कूल चलाना शुरू कर दिया जिसका पाठ्यक्रम ग्राम सभा द्वारा गठित शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया। परंपरागत हेल्थ सिस्टम को अपनाया और सरकार की सभी स्कीम का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। जंगल की आग की तरह झारखंड के 200 गांव में से ज़्यादा में फैलता हुआ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना के इलाकों में जा पहुंचा। सरकार ने औपनिवेशिक काल के कानून के तहत 10,000 से अधिक लोगों पर देशद्रोह के केस दर्ज कर दिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बलों के जरिए आंदोलनकारियों पर दमन किया। इन जन आंदोलनों की वजह से सरकार को सैकड़ों एमओयू रद्द करने को मजबूर होना पड़ा। अकेले छत्तीसगढ़ में ही 158 से ज़्यादा एमओयू रद्द हुए। आंदोलनकारी जनता के मन में भय पैदा करने के मकसद से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों ने मिलकर 2018 से ऑपरेशन समाधान शुरू कर दिया। सेंट्रल और पूर्वी इलाकों में, पूर्वी भारत में किले के समान नए नए पैरामिलिट्री कैंप बैठाए जाने लगे। कई इलाकों में हर 2 किलोमीटर फासले पर कैंप बना दिया। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से एरियल बम्बिंग की जा रही है, हेलीकॉप्टर से फोर्स उतारी जा रही है। आम ग्रामीणों का जंगल देहात में रोज़मर्रा के काम निपटाना तक दूभर हो गया है। खेतीबाड़ी करना, जंगल से वनोपज लाना भी मुश्किल हो गया। खेतों के खबरों के मुताबिक अनेक जगह पर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर जनता का कत्लेआम किया गया है। सीज ऑफ सिल्जर रिपोर्ट के मुताबिक पैरामिलिट्री कैंपों को बैठाने के लिए आदिवासी जनता दिल्ली बॉर्डर पर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन की तर्ज पर पिछले 1.5 साल से डेरा जमाए बैठी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में सिलगर, बच्चापाल, पुसनर, एलमागोंडा, एमपुरम, गोमपाट जैसे दर्जनों जगह कैंप हटाने की मांग पर आंदोलन चल रहा है जिसमें एक वक्त पे 50,000 से ज़्यादा लोग भागीदारी करते हैं। आंदोलन के नारे हैं जान देंगे ज़मीन नहीं, बस्तर से पुलिस कैंप खाली करो, बस्तर में जनसंहार बंद करो, जंगल पे ड्रोन हमले बंद करो, सरकेगुड़ा एडस मेटा के शहीदों को न्याय दो, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। इस आंदोलन में भी ऑटोनोमस, स्वशासन और जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संपदा पर जनता के सोवरेन राइट की चाहत आंदोलन के नारों में साफ तौर पर झलक आती है। जन विकास मॉडल के साम्राज्यवाद को खारिज करना जरूरी है। सत्ता हस्तांतरण के बाद कॉलोनियल मॉडर्निटी की लगातारता से उपजी संस्थाओं को खारिज कर जनता द्वारा स्वशासन, विकास मॉडल, शिक्षा, मेडिकल व्यवस्था, देसी ज्ञान, तकनीक आदि के अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बनाने के ये एक्सपेरिमेंट उसी कड़ी का हिस्सा है जिसे रेडिकल डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट भी कहा गया और जो कॉलोनियल रूल के दौरान तामुलुक, सतारा, तालचर, तेलंगाना में किए गए। लेकिन ये रेडिकल डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट साम्राज्यवाद को पूरी तरह खारिज करके ही जन विकास मॉडल खड़ा कर पाएंगे। BK16 केस में मुख्य आरोपी रोना विल्सन जन विकास मॉडल के बारे में लिखते हैं, विकास के इस मॉडल में देश के कुदरती साधनों को जनता की ज़रूरतों के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा, न कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के सरप्लस पैदा करने के लिए या उस पतित परजीवी वर्ग की फिजूल खर्ची के लिए जिसकी हस्ती सावंती है और स्वाद कॉलोनियल। आज जब सारी दुनिया में उथल पुथल हो रही है, दुनिया के बाजार को दोबारा बांटने के लिए साम्राज्यवादी देशों में होड़ लगी हुई है, जिसका सीधा नतीजा यूक्रेन वार है।
अमर शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ब्रिटिश कोर्ट में दिया गया बयान आज भी रेलिवेंट हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था एक रेडिकल बदलाव की ज़रूरत है। जो लोग इस बात को महसूस करते हैं उनका फ़र्ज़ है कि समाजवाद की बुनियाद पर समाज का पुनर्गठन करें। जब तक यह नहीं किया जाता और इंसान द्वारा इंसान की और एक राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का शोषण ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक दुखों और संहार जिसके कारण इंसानियत खतरे में है को रोका नहीं जा सकता। जंग ख़त्म करने और दुनिया भर में शांति कायम करने की सारी बातें कोरा पाखंड है। रिवॉल्यूशन से हमारा मतलब अंततः एक ऐसी समाज व्यवस्था कायम करने से है जिसमें इस तरह के संकट नहीं होंगे और जिसमें प्रोलेटारिएट की सॉवरेनिटी मान्य होगी और जिसके नतीजन कायम होने वाले वर्ल्ड फेडरलिज्म इंसानियत को पूंजीवाद की जंजीरों से और साम्राज्यवादी जंग की तबाही से छुटकारा दिलाने के काबिल हो सकेगा। इंकलाब जिंदाबाद।